नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 मई 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स छपे हैं, लेकिन मैं 3 डिस्कस करूंगा, एक डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं डिस्कस करूंगा उसको रीजन भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहला आर्टिकल जो डिस्कस होगा वो है राइजिंग सन इन इंडिया जापान रिलेशंस। इंडिया और जापान के रिलेशंस के रिस्पेक्ट में यहाँ बातचीत करी गई है। पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, अभी के लिए हैं योशिहिडे सुगा। क्या योशिहिडे सुगा शिंजो एबे की फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं? क्या योशिहिडे सुगा इंडिया को उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी शिंजो एबे दे रहे थे? उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फैक्ट्स एंड फिगर। यहाँ पे भारत सरकार की बुराई की जा रही है व्हेन रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट कोविड-19 डेथ्स। इंडिया को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कोविड-19 डेथ्स के रिलेटेड। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जा रहा है कि जितनी डेथ्स कोविड-19 से रिलेटेड हो रही है इंडिया में, और उनकी रिपोर्टिंग अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। ज़रूरत से ज़्यादा सरकार की तरफ से फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और इसके रिस्पेक्ट में एक और आर्टिकल आज छपा है, फेल्ड बाई इनसेंसिटिविटी इनकॉम्पिटेंस। इस आर्टिकल को मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में तो भाई भर भर के सरकार की बुराई की गई है। एक एग्जाम्पल तो उसमें बड़ा गंदा ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक यंग वुमेन ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उस यंग वुमेन ने बोला कि मेरी ग्रैंड मदर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो गई है, 40 हो गई है, तो मुझे बरेली में एक बेड दिलवा दीजिए। ठीक है, बेड नहीं मिल रहा है तो एक टीम हिंदू अनलिमिटेड करके ट्विटर हैंडल था, उसने इस यंग वुमेन को धमकाना शुरू किया, डराना शुरू किया, योगी जी को डिफेम मत करो, उत्तर प्रदेश सरकार को डिफेम मत करो, ट्वीट डिलीट करो नहीं तो तुमको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो उसने ट्वीट डिलीट कर दी। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे किसी को कोई ज़रूरत है तो वो ज़रूरत बोले और थोड़ा बहुत सरकार को क्रिटिसाइज कर दे, तो भाई कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके ऊपर चढ़ के आएगी उसको दबाने के लिए। और ऐसे इंस्टेंसेस आज की डेट में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इस आर्टिकल में भाई भर भर के बुराई की गई है बीजेपी की सरकार की, चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे वो सेंटर में। बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मैं बोलूँगा नहीं कि भाई इतनी बुराई आप पढ़ो कहीं से, अपने बारे में इतना गंदा माइंड सेट, क्योंकि आपको सरकार में ही काम करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत सारी बातें यहाँ जो लिखी गई हैं वो सही हैं। सरकार की जो हैंडलिंग रही है इस पूरी की पूरी कोरोना को क्राइसिस को लेकर, ये सही नहीं रही है। एक या दो बातें छोड़ दीजिए इस आर्टिकल में जिनके साथ मैं एग्री नहीं करूँगा, ज़्यादातर बातें इस आर्टिकल की कहीं ना कहीं सही हैं। कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से इस पैंडेमिक को मैनेज किया गया है, और पैंडेमिक के साथ साथ उसको दबाने के साथ साथ आप देखोगे कुछ और ऐसे काम किए गए जिसके चलते ये पेंडेमिक और फैल गया। तो इस आर्टिकल को चाहो तो आप पढ़ लो, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। विलिंगली मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अवॉइड ही करता हूँ ऐसे आर्टिकल्स को। आगे बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बता रहा हूँ। कोविड-19 के रिस्पेक्ट में किस हद तक इन्फॉर्मेशन को दबाया गया है उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे गुजरात स्टेट में 16 अप्रैल को 78 ऑफिशियल डेथ्स को रिपोर्ट किया गया, लेकिन गुजरात के जो क्रेमेशन ग्राउंड्स थे या फिर जो बरियल ग्राउंड्स थे वहाँ पे 689 बॉडीज़ को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से बरी या क्रीमेट किया गया। तो 78 डेथ आप रिपोर्ट कर रहे हो और लगभग 689 बॉडीज़ कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ दफनाई जा रही हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि फिगर्स को काफ़ी दबाया जा रहा है, सामने नहीं लेके आया जा रहा है। फिर आगे बात की जाए टाइमली वार्मिंग, इसके रिस्पेक्ट में क्या बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टेट गवर्नमेंट्स को वार्निंग इशू की है जो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा उठाई गई अपनी प्रॉब्लम्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने उस वुमेन का एग्जांपल दिया, यंग वुमेन का, जिसने ट्वीट करी और जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब टीम हिंदू अनलिमिटेड का जो ट्विटर हैंडल था, उसने धमका के ट्वीट डिलीट करवा दी। तो इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोगों द्वारा उठाई गई मुसीबतों को, परेशानियों को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, और दबाने की कोशिश करेगा तो उसे मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे। चलिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया जिसकी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली में योगी आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है कि सरकार के खिलाफ कोई मिस इन्फॉर्मेशन र्यूमर फैलाएगा तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देंगे, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए ठीक है, सरकार के खिलाफ र्यूमर फैलाना, लेकिन अब एक इंसान मर रहा है, उसको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, तब तो वो ट्वीट करेगा ही ना। तब तक वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को गरियाएगा ही, चूंकि वो या उसके फैमिली वालों की जान खतरे में। अभी ऐसे केसेस में तुम एनएसए लगाने की बात करोगे या उसको दबाने की बात करोगे तो वो कहाँ हद तक सही है। उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कुछ कहा है, तो देखेंगे ये क्या मैटर है।
तो 3 आर्टिकल्स आज डिस्कस होंगे, तो ज़्यादा बड़ा ये डिस्कशन होने वाला नहीं है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। यूट्यूब से लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता इसलिए। अब बात करते हैं पहला, राइजिंग सन इन इंडो जापान रिलेशन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए, शिंजो एबे इंडिया और जापान के रिलेशन को काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। शिंजो एबे की जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट थी, इसके ऊपर बहुत सवाल उठे थे जब शिंजो एबे की तबीयत खराब हुई थी और उन्होंने अनाउंस किया था कि योशीहिडे सुगा उनकी जगह लेंगे। अभी रिसेंटली योशीहिडे सुगा ने लास्ट मंथ यूनाइटेड स्टेट्स में विजिट की है और जापान किस प्रकार से इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक वाले एरेना में इवॉल्व होगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, उस बातें के बारे में जानेंगे। पहली ये जो मीटिंग हुई है यूएस के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में और मिस्टर योशीहिडे सुगा के बीच में, इसमें बहुत सारे फैसेट से बात हुई है। एक फैसेट है आपका चाइना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जॉइंट सिक्योरिटी पार्टनरशिप है यूएसए और वाशिंगटन के जापान के बीच में। जापान के ऊपर अगर अटैक होता है तो यूएसए के ऊपर अटैक माना जाएगा और यूएसए जापान को डिफेंड करेगा। वो अलग बात है कि जापान इसकी पूरी कीमत देता है यूएसए को। अभी रिसेंटली जो चाइना का बेलिजरेंस है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, ताइवान स्टेट में, वो काफ़ी बढ़ गया है। इस इलाके के काफ़ी पास है जापान की ज़मीन, उसके चलते जापान और यूएस के बीच में जो मिलिट्री इंगेजमेंट है वो आगे आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है। और कहीं ना कहीं इस मिलिट्री इंगेजमेंट के चलते जापान को और आसपास की कंट्रीज को एक एश्योरेंस मिला हुआ है कि चाइना एक लिमिट से ज़्यादा उनको धमका नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ फ्लैश पॉइंट्स है साउथ चाइना सी में, जैसे ताइवान के आसपास का इलाका, सेनकाकू आइलैंड्स की बात कर लीजिए, जिसमें जापान भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है। आगे आने वाले समय में चाइना अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इन सब चीज़ों के बीच में जापान और यूएस अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि चाइना को इफेक्टिवली काउंटर कर सके। फिर आगे आने वाले समय में चाइना के इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। वो लोग न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली चाइना ने बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे $1.4 ट्रिलियन इन ऑर्डर टू डेवलप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अभी कहीं ना कहीं देखिए चाइना बढ़ रहा है, चाइना की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है। भले ही अभी यूएसए ज़्यादा ना हो बट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और चाइना कहीं ना कहीं यूएसए को रेजिस्ट भी कर रहा है। तो ऐसे केसेस में वॉशिंगटन यानी यूएसए और टोक्यो यानी जापान क्या करें, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने एंड पे जो 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए दोनों ने मिलकर अनाउंस किया है कोर। कोर का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप। आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप इज इन न्यूज़। आपसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में एक लाइन में पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज और इज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच डोमेन। तो उस रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिस्पेक्ट में है ये कॉम्पिटिटिव एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप और यूएसए और जापान के बीच में। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा है, मुझे मालूम है कि इतनी सारी चीज़ें एक समय पे याद रख पाना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट देखिए याद तो रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। द टू एलाइज ईयर मार्क बिलियंस इन फंडिंग फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G नेटवर्क्स। तो मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में सिक्योर 5G नेटवर्क्स को बनाने के लिए कोलैबोरेट करते समय इन दोनों ने यानी कि यूएसए और जापान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिट किए हैं। और कहीं ना कहीं दोनों साइड्स ने इस बात के ऊपर भी हामी भरी है इनफॉर्मली कि ट्रम्प के एरा के समय जो पॉलिसी थी कि चाइना के ऊपर प्रेशर लगाओ। क्यों प्रेशर लगाओ? तो भाई चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन करता है, ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाता है, ओके, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इंडस्ट्रियल सब्सिडीज देता है अपनी स्टेट एंड एंटरप्राइजेस को। तो इसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया था चाइना के अगेंस्ट। कुछ उस प्रकार का ट्रेड वॉर यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से जापान और यूएसए भी चालू रखेगा। मतलब जो प्रेशर बनाया गया था चाइना के ऊपर, वो प्रेशर अभी जल्दी हटने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टोक्यो और वाशिंगटन, यूएसए और जापान, ये शेयर्ड वैल्यूज में भरोसा रखते हैं। दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं और इनका ये सपना है कि भाई फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। अभी यूएसए जैसी कंट्री कुछ भी फ्री, कुछ भी डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं करती। जितना वायलेंस, जितना ज़्यादा
दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस, जितने वॉर्स यूएसए के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, किसी भी और कंट्री द्वारा इनिशिएट नहीं किए गए। बट चूंकि यूएसए के सामने अब चाइना के फॉर्म में एक बड़ा चैलेंज आ गया है, तो अब यूएसए डेमोक्रेसी का प्रचारक बना घूम रहा है। तो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे यूएसए जापान मिलके, जिसमें रूल ऑफ लॉ की बात होगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होगी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होंगे, पीसफुल मीन्स टू सेटल डिस्प्यूट्स होंगे। फिर यहाँ पे क्वाड समिट के रिस्पेक्ट में बात की गई कि हाँ भाई, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप की जो पार्टनरशिप है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, आगे बढ़ के हम अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें हुई हैं। क्वाड में आपको पता है 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। फिर यहाँ पे चाइना ने जो जिनजियांग में वायलेंस किया, हांगकांग में जिस प्रकार से प्रोटेस्टर्स को दबाया, ताइवान को अक्सर कर जिस प्रकार से धमकाता रहता है चाइना, ताइवान के एयर और वाटर स्पेस में अक्सर घुसता रहता है चाइना, ऐसे ही सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं यूएस और जापान के बीच में भी बातचीत हुई है। अभी इस रिस्पेक्ट में आप देखिए, जल्दी ही ये प्लान है कि शायद ये जो जापानीज प्रीमियर है योशिहिडे सुगा, ये इंडिया में आएंगे। और इंडिया आएंगे तो इंडिया इस रिस्पेक्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है योशिहिडे सुगा से? तो एक्सपेक्टेशन में 3 चीज़ें हैं। जापान और इंडिया के रिलेशंस में क्या क्या अच्छा हो सकता है, उसके एक्सपेक्टेशन में 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी अगेंस्ट चाइना है, ये जो चाइना को पुश बैक करने की पॉलिसी इनफॉर्मल तरीके से चालू है दुनिया भर में, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे 2014 में मिले थे, ओके, और कहीं ना कहीं एक ऐसी इनफॉर्मल सिक्योरिटी पॉलिसी अगेंस्ट चाइनाज बेलिजेंस ओपनली इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद हामी लगी थी। अभी सुगा भी ये बोल रहे थे कि भाई, मिस्टर सुगा ने फ़ोन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की और बोला कि जिनजियांग में, हांगकांग में, ईस्ट और साउथ चाइना सी में जो चाइना कर रहा है वो हमें पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उस रिस्पेक्ट में भी इसका चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है कि भैया, ये जो कन्फ्रंटेशनल चाइना पॉलिसी है, इसको बहुत सारे कंट्रीज सपोर्ट दे रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा चाइना को उठना अभी किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया के पास स्कोप है कि वो जापान के साथ कोऑर्डिनेट करके चाइना की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है उसको थोड़ा चेक में लेके आ सकता है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया। आगे ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली और टोक्यो, मतलब इंडिया और जापान के बीच में बहुत सारी हाई लेवल की मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हुई हैं, ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग्स हुई हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं। फिर बहुत सारे मिलिट्री पैक्ट साइन हुए हैं, जैसे कि एक पैक्ट है ACSA लॉजिस्टिक पैक्ट। फिर से सुनिए, ACSA लॉजिस्टिक पैक्ट। इंडिया जापान के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप इस पैक्ट को कोट कर सकते हो। फुल फॉर्म क्या है? एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, एक प्रकार का मिलिट्री पैक्ट है जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे की लॉजिस्टिक फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बनाने के लिए न्यू दिल्ली और टोक्यो की तरफ से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और स्टेटमेंट की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं अब तक नहीं आया है। अभी के लिए योशिहिडे सुगा इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल रहा है, तो मीटिंग अभी के लिए तो कैंसिल्ड है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी रिलेशंस है, डिफेंस रिलेशन है, जैसे कि ट्रेड रिलेशन और टेक्नोलॉजी रिलेशन, तो चलिए ठीक है, इंडिया जापान आगे बढ़ रहे हैं, बट सिक्योरिटी और डिफेंस और स्ट्रैटेजिक रिलेशन वाला जो फैक्टर है, उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होना और 2+2 मिनिस्टर्स यानी फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्री के सामने बैठ के बात करें तो कुछ हो पाएगा। तो ये तो पहला स्कोप हो गया इंडिया जापान के रिलेशन का। दूसरा स्कोप क्या है? दूसरा स्कोप ये है कि इंडिया और जापान साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फील्ड में काफ़ी काम कर सकते हैं। शिंजो एबे के टेन्योर के दौरान न्यू दिल्ली और टोक्यो ने मिलकर एक डिजिटल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनरशिप चलाई थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश की गई थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को और स्पेस रिसर्च को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। फिर हुआ भाई यूएसए जापान समिट, और यहाँ पे यूएसए और जापान के रिस्पेक्ट में यूएस भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जापान भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इंडिया यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट को डीपन करके कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकता है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है, कुछ इश्यूज को लेके आप देखोगे तो जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जापान की और यूएसए की, वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। इंडिया की कुछ कंडीशंस है, जैसे इंडिया बोलता है कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इंडिया में आके काम करेंगी, डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब वो टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज अगर इंडिया में काम कर रही हैं तो उनके क्लाउड सर्वर्स इंडिया के अंदर होने चाहिए। ये कंपनीज बोलती कि नहीं भाई, हमारे क्लाउड सर्वर्स तो टोक्यो में है, न्यूयॉर्क में, हम तुम्हारे इंडिया में क्यों लगाएं? तो इस रिस्पेक्ट में कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। फिर आप देखो, इंडिया ने अब तक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट बुडापेस्ट कन्वेंशन साइन नहीं किया है।
तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होकर बैठा है। तो योशी हिडे सुगा किस हद तक इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप बुडापेस्ट कन्वेंशन साइन करो, आप भाई डाटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, ये देखने वाली बात है। आपकी डेट में देखो कि भी रिसेंटली जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे ई इनिशिएटिव्स लिए। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो सबको @gov.in की ईमेल आईडी दी गई है, जिसके क्लाउड सर्वर्स इंडिया में बनाए गए। पहले क्या होता था कि जीमेल ही इस्तेमाल करते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाले, तो जीमेल में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो सेव कहाँ है, तो उन क्लाउड सर्वर्स में सेव है गूगल के, जो किसी और कंट्री में। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया की इंटरनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया वालों ने अपने खुद के सर्वर बना रखे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको होती हुई नजर आ रही हैं। देखना यह है कि किस हद तक जापान और यूएस जैसी कंट्रीज, खासकर जापान जैसी कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज करती हैं साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन करने के लिए, डाटा लोकलाइजेशन को छोड़ने के लिए। और तीसरी बात की जाए इकोनॉमिक टाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, पिछले 10 या 20 सालों में, 2 डिकेड्स की बात हो रही है, पिछले 20 सालों में जापान ने $34 बिलियन इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किए। बट अगर आप ट्रेडिंग की बात करो तो जापान इंडिया का 12वें नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, मतलब 11 ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी ट्रेडिंग इंडिया से, जापान से ज़्यादा है। ओके, फिर आप देखोगे कि इंडिया जापान का जो ट्रेड है वो इंडिया और चाइना के ट्रेड का 1/5 है। ठीक है, तो मतलब अगर इंडिया चाइना का ट्रेड 100 रुपए का है तो इंडिया जापान का ट्रेड केवल 20 रुपए का है। तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं मोदी जी और योशीहिडे सुगा को बैठ के बहुत प्रॉपर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स को एक दूसरे की कंट्री में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, जापान की इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो गई। फिर कहीं ना कहीं हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में जापान का एक मेजर रोल है। नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जापान एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसे और प्रोजेक्ट्स को पूरे देश में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, तो एक स्कोप बनता है कि हाँ भाई इंडिया जापान के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। अगर आप देखो पास्ट में क्या न्यू दिल्ली और जापान ने मिलके कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ऑपरेशन किया है, बिल्कुल। ईरान में, अफ्रीका में बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है न्यू दिल्ली और जापान ने मिलकर। बट एक प्रॉब्लम है, इंडिया जापान ने जहाँ जहाँ भी कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है वहाँ पे पैसा बहुत खत्म हुआ। चाइना का जो एफिशिएंसी रेट है ना, सक्सेसफुली और इकोनॉमिक तरीके से प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करने का, उस प्रकार का सक्सेस रेट इंडिया और जापान या फिर इंडिया जापान अकेले का भी नहीं है। तो उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर म्यांमार जैसी कंट्रीज को, श्रीलंका जैसी कंट्रीज को पोटेंशियल इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो इंडिया और जापान, भले ही इंडिया अकेले नहीं, जापान अकेले नहीं, बट इंडिया और जापान मिलके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लिंक्स बना के कहीं ना कहीं कंट्रीज में जो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जानी। फिर आगे आने वाले समय में जापान ये भी कोशिश करेगा कि जो इंडिया का डिसीजन है कि इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोशिश करेगा जापान के इंडिया को नज करके रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करवाई जाए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है और इतने बड़े प्लेयर का आरसीईपी में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा मार्केट है, जितनी भी आरसीईपी कंट्रीज हैं सब चाहती हैं कि इंडिया आरसीईपी ज्वाइन करे। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडिया मस्ट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट कोविड-19 डेथ्स टू बी एबल टू डील बेटर विद द क्राइसिस। जो ऑफिशियल डेथ टॉल है कोरोना वायरस का वो 2 लाख क्रॉस कर चुका है। मतलब ऑफिशियली इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से मर गए हैं। हम चौथे नंबर पे हैं 3 कंट्रीज बाद, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ब्राज़ील। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम हो सकता है टॉप नंबर पे हो। हमारे यहाँ पे जो डेथ्स हैं, जो डेथ्स की रिपोर्टिंग है वो बहुत कम है। एक प्रकार की देखिए कि सरकार का ईयर लॉन्ग एंडेवर टू ऑब्फ्यूस्केट एंड डॉज अनप्रेजेंट रियलिटी। मतलब सरकार ओरिजिनल नंबर ऑफ डेथ्स को और ओरिजिनल नंबर ऑफ केसेस को दबाने की कोशिश कर रही है। अक्सर अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जब प्रेस ब्रीफिंग्स देखोगे तो इनकी प्रेस ब्रीफिंग से लिखा रहता है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप पेपर पे फैक्ट्स देखोगे तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखिए तो जो 3 कंट्रीज हमसे ऊपर हैं, जिसमें है आपका ब्राज़ील, यूएसए और मैक्सिको, इन 3 कंट्रीज में अगर आप पर मिलियन डेथ टॉल देखिए, मतलब 1 मिलियन पे इनके कितने लोग मरे, तो आपको फिगर निकल के आएगा 1600 से 1800। लेकिन इंडिया में पर मिलियन पे केवल 150 लोग मरे। तो इस रिस्पेक्ट को, इस फैक्ट को, पर मिलियन डेथ्स को कोट करके भारत की सरकार क्या बोलती कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया कोरोना वायरस में, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमको एसेस करिए तो आप देखिए हमारे में कितने कम डेथ्स हुई हैं। तो इस बात को कह के इंडिया की सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन
कहीं ना कहीं सरकार ने पहले जो कुछ भी कहा, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने पहले जो कुछ भी कहा, वो कहीं ना कहीं झूठ होता नजर आ रहा है। आप देखोगे सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो केसेस थे कोरोना वायरस के, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। क्योंकि इतने ज़्यादा कम हो गए तो कि सरकार तो अपनी विक्ट्री बता ही रही थी, मोदी जी की विक्ट्री इसको बताई जा रही थी। बहुत सारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट भी बोल रहे थे कि चलो भाई ठीक है, हो सकता है इंडिया में कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में ब्रॉड इम्यूनिटी आ गई हो, ज़्यादा कोरोना वायरस आगे आने वाले समय में ना फैले। लेकिन भाई अगर आप बात करोगे जिस प्रकार से बाद में कोरोना वायरस फैला है, कहीं ना कहीं जो लोगों के दिमाग में आप कह सकते हो ये डाउट था ना कि हाँ भाई इंडिया में कोरोना वायरस उतना नहीं, वो सब बेकार हो गया। इस रिस्पेक्ट में कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पॉइंट आउट करते हैं, और कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, मैं इसको पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे देश में जो सिस्टम है ना डेथ रिपोर्टिंग का, वो सिस्टम काफ़ी गड़बड़ है। पैंडेमिक में जो डेथ्स की काउंटिंग है वो गलत प्रकार से हुई है। इसके रिस्पेक्ट में देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया। 16 अप्रैल को गुजरात के हेल्थ बुलेटिन ने क्या बोला कि 78 ऑफिशियल डेथ्स हुई, लेकिन 689 बॉडीज को जलाया गया या दफनाया गया कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो अगर वो कोविड-19 की डेथ नहीं थी तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल क्यों फॉलो किया गया? इसका मतलब ये है कि 689 लगभग लोग एक्सपेक्टेड थे कि वो कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है उनकी, लेकिन दिखाई कितनी गई 78। फिर आप देखोगे पिछले साल तमिलनाडु, दिल्ली और बंगाल, इन्होंने कोमॉर्बिडिटीज से हुई डेथ्स को कोविड-19 की डेथ्स की तरह काउंट नहीं किया। हालांकि बाद में इसको इस बात को ठीक किया गया, उसको कोविड-19 की डेथ ही माना गया। बट शुरुआत में ये सरकारें क्या कर रही थी कि जिनको कोई भी और बीमारी थी कोविड-19 के साथ, तो उस बीमारी से मौत बता रही थी, कोविड-19 से मौत नहीं बता रही थी। जबकि एक्चुअली में मौत की वजह तो कोविड-19 हो रहा है ना, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के चलते एक पर्सन का इम्यून सिस्टम कमजोर है। अभी कोविड-19 आ गया तो 2 बीमारियां उस पर्सन का इम्यून सिस्टम नहीं झेल पाया, समझ गए? तो डेथ का रीजन तो कोविड-19 को माना जाना चाहिए। फिर आप देखोगे हमारे देश में 3 में से 2 डेथ्स, लगभग 66 टू 67% डेथ्स इंडिया में घरों में होती हैं। 14% डेथ्स तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती हैं। स्टेट्स के अंदर बहुत वाइड डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है ना? कितनी डेथ्स हुई, कितनी नहीं हुई, कितनी रिकॉर्ड हुई, कितनी कोविड-19 की वजह से हुई, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन या डाटाबेस नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, ये जो सेकंड नंबर की फेरोशियस वेव आई है ना, इसने कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो पर्दा डाला गया था एक्चुअल बातों के ऊपर से, वो पर्दा हट गया। अब जिस हिसाब से लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस हिसाब से लोग लैक ऑफ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे कि बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटलों में, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार अब लोगों को इस बात पे कन्विंस नहीं कर पा रही है कि हाँ भाई हमने कोरोना वायरस की मैनेजमेंट अच्छा किया है। कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई कि कोरोना वायरस का मैनेजमेंट सरकार की तरफ से अच्छा नहीं हुआ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन वल्नरेबल है? तो एजेड एंड। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यंग पर्सन्स भी बहुत मर रहे हैं। ऐसी भी बहुत खबरें निकल के आई हैं जहाँ पे कोई एक यंग पर्सन था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कोरोना वायरस हो गया, वो मर गया। तो इस समय पे जो एजेड है, जो बूढ़े लोग हैं, वो मोस्ट वल्नरेबल है टू दिस इन्फेक्शन। इंडिया के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया वेस्ट के रिस्पेक्ट में यंग है। तो वेस्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो इंडिया इज यंगर एंड लेस वल्नरेबल टू डेथ, ये बात आप कह सकते हो। उसके चलते इंडिया में कोरोना वायरस आप कह सकते हो उतना हैवॉक नहीं कॉज कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, और डेवलप्ड कंट्रीज में जिस प्रकार से जो बूढ़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया गया, उसकी बात को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूके में ऑलरेडी उनकी जो 60 साल से ज़्यादा की जनता है उसके 95% लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। इंडिया की अगर आप बात करो तो अभी तक 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उसमें से केवल 4% इंडियंस को वैक्सीन दी गई है। अब तक टोटल 15 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई हैं। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखोगे तो उन्होंने अपने एजेड को वैक्सीनेट कर दिया है। जो एजेड बीमार पड़ता है उसके लिए उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इंडिया में ना हमारे एजेड को वैक्सीनेट किया गया है, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में केवल एजेड के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो भी कोरोना वायरस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिपोर्टिंग है वो सही होनी चाहिए। India must redouble its efforts at being honest and transparent with its numbers. भाई नंबर्स, कोरोना वायरस नंबर्स के साथ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर वो कितने भी खतरनाक हों, कितने भी बुरे हों। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अ टाइमली वार्मिंग, आज का आखिरी आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट्स कॉशन अगेंस्ट हैरेसिंग दोज नीडिंग हेल्प विल डेटर इल एडवाइज्ड एक्शन। इस रिस्पेक्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ खबरें निकल के आ रही हैं।
और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वार्निंग आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग रिलीज की है स्टेट्स को ये बोला है कि भाई देखिए, जो हेल्थ क्राइसिस हो रही है, उस हेल्थ क्राइसिस के चलते बहुत सारे सिटीजन्स परेशान हैं, और अक्सर कर वो सिटीजन्स सोशल मीडिया मतलब कि ट्विटर फेसबुक के थ्रू अपनी परेशानी को दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं। अभी उस परेशानी को बताने में कभी कभी वो सरकार को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर जाते हैं। तो उस क्रिटिसाइजमेंट के बदले में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं कि भाई वो उन लोगों को डरा धमका रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम योगी जी को, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक यंग वुमन ने अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, तो एक ग्रुप बोल रहा है कि योगी जी को बदनाम करो, यूपी गवर्नमेंट को बदनाम मत करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू वो सिटीजन्स जो गुहार लगा रहे हैं मदद की, उनको यहाँ दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस बात को कभी भी प्रशासन, आप कह सकते हो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। एक अटरली डेस्पोटिक थ्रेट इशू किया गया यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और इनडायरेक्टली कह लीजिए कि कोई भी स्प्रेड करेगा मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर, तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बुक किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। अभी इस प्रकार के थ्रेट से तो लोग डर जाएंगे, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर से मांगना बंद कर देंगे? अरे भाई, उनकी जान खतरे में है, उनके फैमिली मेंबर्स की जान खतरे में है, तो कहीं ना कहीं तो मदद मांगेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसी मदद अगर कहीं से कोई मांगता है और उसको किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट दिया जाता है पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उसकी पर्सन की अपील हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज को लेके है, मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज को लेके है, या फिर कहीं ना कहीं वाइटल ड्रग्स की शॉर्टेज को लेके है, तो इससे सरकार की बुराई नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार की गलती। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ बोलना है कि इन पॉइंट्स को लेके अगर कोई इंसान मदद की गुहार मांगता है और उसको अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, तो हम एक्शन लेंगे। अगर उसको धमकाया गया तो उसको कंटेम्प्ट टू कोर्ट माना जाएगा। रिसेंटली अमेठी में एक एफआईआर रजिस्टर हुई एक मैन के अगेंस्ट में, जिसने ट्विटर पे अपील की कि उसको अपने फैमिली मेंबर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट में क्या बोला गया कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो र्यूमर फैला रहा है, तो इससे फियर और अलार्म फैल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो इनका ये बोलना है कि भाई हमारे खिलाफ तुम र्यूमर मत फैलाओ। तो कहने का मतलब तो ये हो गया ना इनका कि भाई अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब स्टेट में पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, सारे हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं, जो भी जा रहा है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उसको प्रॉम्प्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप तो ये बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि कोई पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हॉस्पिटल बेड मांग रहा है या ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि उसके मतलब स्टेट के पास अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की, उस पर्सन को नहीं मिल पा रहा है, तो वो पर्सन गलत चीज़ें फैला रहा है। जबकि हम सबको पता है ये गलत नहीं है, सही में बेड्स की कमी है, सही में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। तो ऐसे में इंसान अपनी मदद के लिए तो चीज़ मांगेगा ही, लेकिन तुम उसको धरा धमका के शांत करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे सरकार के अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने सब कुछ गलत ही किया है। तो वो लोग जो कि मेडिसिन में प्रॉफिटरिंग करते हैं, जो कि मेडिसिन को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, रामदेसिविर का इंजेक्शन 4 या 5 गुने दाम पे बिक रहा है, तो इस प्रकार की जो चीज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले सकती है पुलिस। ये चलिए एक अच्छा है, 2-3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छी भी कर रही है, बट एट द सेम टाइम जो लोग गुहार लगा रहे हैं मदद की, उनकी आवाज़ को दबाने का जो काम है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके, मतलब कि पीपल्स की वॉइस को स्टिफल करने की कोशिश मत करो। अगर स्टिफल करोगे तो ये माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ऑर्डर किसने इशू किया? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लीड कर रहे थे, और उन्होंने बोला एनी क्लैम्प डाउन ऑन इन्फॉर्मेशन इज कॉन्ट्रैरी टू बेसिक प्रिसेप्ट। फिर उन्होंने क्या बोला? He underscored the significance and necessity for free flow of information during a grave crisis by recalling the role it played in containing a famine in 1970s। 1970s में जब famine आई थी तो उसके फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते बहुत जल्दी वहाँ मदद पहुँच पाई थी। जब कहीं पे कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ कहाँ पे क्यों हुई है, इसके रिस्पेक्ट में अगर जानकारी बड़े लेवल पे जल्दी फैला दी जाए तो जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है वो तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। यहाँ पे अगर आप लोगों को उनकी परेशानियां बताने से रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढने से रोक रहे हो। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब। और साफ साफ यहाँ पे बोला है कि अगर अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये करते हुए पाई गई तो उसको ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाएंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्पिरेशन लिया है उस थ्योरी से जिस थ्योरी को आर्टिकुलेट किया है इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने क्या बोला कि डेमोक्रेसी के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता है फ्री प्रेस। ओके, फिर
जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देश पे, उनको लोगों को फेस करना पड़ेगा इलेक्शंस के समय पे, और रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की तरह। मतलब कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या आ रहा है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो प्रेस अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर सकती है। दूसरा, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन के आए हैं, उनको समय समय पे इलेक्शंस के सामने लड़ के फिर से जीतना होगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा लोगों की तरफ। और तीसरा, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलत पॉलिटिकल डिसीजन लिया है तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। यू हैव टू फील योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। ओके, अब यहाँ पे जो सरकारें हैं, और सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात नहीं हो रही, चाहे केंद्र में सरकार हो, कुछ और राज्य की सरकारें भी हो, आपकी कह लो रूलिंग पार्टी की, अपोजिशन की, हर सरकार को क्रिटिसिज्म मिल रहा है। हर सरकार को इंडिया के अंदर भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, खासकर बीजेपी की सरकार को जो केंद्र में है। ये बोला जा रहा है कि इस सरकार ने जबरदस्ती ये जो दूसरी नंबर की कैलेमिशियस सेकेंड वेव आई है, जिसने तरखाट मचाया है, इस वेव को जरूरत से ज्यादा बढ़ने दिया गया। बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने भी यह सवाल पूछा है कि भाई इतनी बड़ी ये सेकेंड वेव कैसे हो गई। क्रिटिसिज्म को दबा के, ओके, इन्फेक्शंस को घटा के, मतलब इन्फेक्शंस को अंडर काउंट करके, बॉडी जो लोग मर रहे हैं उनको अंडर काउंट करके आपने केसेस को अलार्मिंगली बढ़ने दिया। इस हद तक ये केसेस बढ़ गए, हेल्थ सिस्टम इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जबरदस्त क्रिटिसाइजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यही वो पहला आर्टिकल था, फेल्ड बाय इनसेंसिटिविटी, जिसको मैंने आज इंटेंशनली डिस्कस नहीं किया। कौन सा वाला आर्टिकल है? ये वाला आर्टिकल है, दिस वन, फेल्ड बाय इनसेंसिटिविटी, इनकॉम्पिटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की बुराई की गई। फिर देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सरकार की बुराई की जा रही है। मोदी जी वेस्ट बंगाल में बहुत सारी इलेक्शन रैलीज करी। इलेक्शन रैली करते वक्त मोदी जी ने मास्क नहीं पहना, तो इस रिस्पेक्ट में उनको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई देश का इतना बड़ा लीडर हजारों की भीड़ के सामने खड़ा है और मास्क नहीं पहन रहा है, तो इस रिस्पेक्ट में उनको क्रिटिसाइज किया गया। कुछ बातें यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा ही लिख दी हैं ऑथर ने। जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो सरकार है ये गवर्न करने की कोशिश नहीं कर रही है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। अब मैं बोलूँगा ये कुछ जरूरत से ज़्यादा लिख दिया। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, अगर मैं आपको बता दूं, धर्म के नाम पे जो रूल करने की बात करते हैं ना, वो कभी भी धर्म के बारे में नहीं सोचते। मैं आपको एक बात बहुत सिंपल बता देता हूँ, आज तक जिसने धर्म के नाम पे रूल करने की बात की है ना, वो सिर्फ अपनी कुर्सी पे चलता फिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए रेसिप तैयब अर्दोगन ऑफ टर्की। रेसिप तैयब अर्दोगन ऑफ टर्की, वो प्राइम मिनिस्टर की उनकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस थे वो खत्म हो चुके थे, ठीक है ना। अब उनको स्टेप डाउन करना था, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आना था, लेकिन चूंकि उनको अपनी कुर्सी पे बैठे रहना था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को कम्युनलाइज करना शुरू किया। तो हैगिया सोफिया जो पहले म्यूजियम था उसको मॉस्क में बदल दिया, करिए को मॉस्क में बदल दिया। इस प्रकार की बहुत सी एक्टिविटीज करके धर्म के नाम पे लोगों को कंसोलिडेट करके अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश की। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका एक एजेंडा हो कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, लेकिन अगर आप सोचो कि कोई सरकार किसी धर्म को मुद्दा बना के उस धर्म का अच्छा करने की बात कर रही, तो वो अपने धर्म को अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना मतलब अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हालांकि हिंदू राष्ट्र बना देना, तो भाई देश की जनता बेवकूफ नहीं है। कुछ लोग जरूर हद से ज्यादा बेवकूफ हैं, बट इतना ज्यादा बेवकूफ होना कि भाई आप बोल दो कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे और बाकी सबको खत्म कर देंगे, ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो गया। हाँ, एक और चीज है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स की ताकत को कम किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के इलेक्शंस को जीतने की कोशिश की जा रही है बाय हुक और बाय क्रुक। एमएलएस की और एमपीज की खरीद फरोख्त चल रही है ओपन मार्केट में। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक और चीज़ हुई है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, वहां पे इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट तरीके से काम ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी को बड़ी बड़ी रैली करवाने से रोक ही नहीं पाया। तो इलेक्शन कमीशन को मतलब ये बोल रहे हैं कि इस हद तक ये सरकार ताकतवर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन भी सरकार के ज़्यादा खिलाफ नहीं बोलता है और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के ज़्यादा खिलाफ नहीं बोलता है। पिछले जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो सीधे सीधे सरकार को सपोर्ट करते हैं, सरकार के फेवर में काम करते हैं, सरकार के हिसाब से रोस्टर निकालते हैं। चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ लो, पोलराइजिंग आर्टिकल है। जो बीजेपी की सपोर्टर्स नहीं है उनको बड़ा अच्छा लगेगा आर्टिकल, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको बहुत खराब लगेगा ये आर्टिकल।
तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ आज यूजफुल सीखने को मिला होगा। गुड बाय।